बजट चौपाल में आपका स्वागत है। बीकानेर से मैं सतवीर सिंह राठौर सहयोगी धीरज जोशी के साथ में, और आज जानेंगे कि आम बजट को लेकर लोगों की राय क्या है, क्या उम्मीद उन्होंने लगा रखी है, क्योंकि बीकानेर की जो जनता है वो उम्मीदों पे टिकी हुई है। और उनका ये कहना है कि जो बजट आने वाला है उस बजट में कुछ ऐसी जो घोषणाएं होगी ताकि उनके जो नाम है बीकानेर का वो होगा, और साथ ही जो घरेलू जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती, और इसके साथ ही शिक्षा के साथ में जो चिकित्सा है और जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो सुविधाएँ यहाँ पर खासतौर पर उन्हें सुविधा मिल सके, उसको लेकर बीकानेर की जो जनता से हम बात करेंगे कि उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। जनता हमारे साथ में, हर वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं, और उन वर्ग के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर किसानों की क्या समस्या है, शिक्षा में उन्हें क्या उम्मीद लगा के बैठी है, और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ परेशानियां उन्हें आ रही है, और खास तौर पर वो महिलाएं जो घर का खर्चा चलाती है, घरेलू महिलाएं हैं, और क्या सोचती है बजट को लेकर। आइए उनसे ही सीधे बात करते हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैडम, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद लगा रखी है आपने कि ये उम्मीद आपकी होगी ताकि वो पूरी होगी, ताकि बीकानेर का पूरा जो ढांचा वो बदल सके? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, एक महिला होने के नाते उसका किचन, उसको मैनेज करना होता है अपने किचन को, तो किचन उसकी आसानी से मैनेज हो, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। और किचन में भी रसोई गैस सिलेंडर, तो जो ईंधन है, अगर ईंधन प्रोवाइड नहीं होगा तो उसकी किचन बहुत अच्छे से चल नहीं पाएगी। तो बेसिक चीज़ है किचन की एक ज़रूरत हो गई है कि आज वो सेल्फ डिपेंड हो, सेल्फ रिलायंट हो। तो बजट में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आनी ज़रूरी हैं जो उसे सेल्फ रिलायंट बनाने में मददगार सिद्ध हों। तो बेसिक चीज़ें ये हैं, बाकी बातें हम आगे करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो रसोई का खर्चा है वो यहाँ पर ठीक होना चाहिए। इसी को लेकर इनका मुख्य जो मुद्दा है वो यही है कि बजट में जब घोषणा हो तो ऐसी घोषणा हो ताकि उनका जो रसोई का खर्चा है वो आराम से चल सके। कुछ लोग हमारे साथ में, पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, क्या घोषणाएं आप चाहते हैं कि मुद्दा हो वो होना चाहिए, और जो घोषणाएं होगी ताकि आपके बीकानेर के जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके? मैं बात नेशनल लेवल की करना चाहूँगा कि एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है और इसमें ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बजट खर्च करना चाहिए क्योंकि ये हमारी मूलभूत जो चीज़ें हैं वो हैं। उसके साथ में चिकित्सा पे जो खर्च है, युवा को लेके अगर खेल कूद की भी बात करें तो उस पर भी एक बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा, खेल कूद और चिकित्सा जब मिलकर निकल कर आएगी तो यूथ बहुत निखर कर बाहर निकलेगा। तो इस बजट में इन तीन चीज़ों का बहुत समावेश होकर अगर बजट आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमारी जो शिक्षा नीति आ रही है 2020 की, वो भी इफेक्टेड होगी और अच्छा लगेगा जो हमारे शिक्षा जगत से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए। तो मान सकते हैं कि शिक्षा को लेकर आप मुख्य तौर से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब बजट आएगा तो शिक्षा को लेकर कुछ अच्छी घोषणाएं हो सकती है? मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, उसी को बेस बनाकर इस बजट में कुछ ऐसी घोषणा की जाएगी जिसमें शिक्षा पर बहुत फोकस किया जाएगा। बिल्कुल, शिक्षा पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा उचित सही तरीके से मिलेगी तो अच्छे जो बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, वो आगे निकलेंगे और हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह देखते हैं, किस तरह की घोषणाएं आप चाहते हैं, क्यों बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या उम्मीद लगा रखे हैं आपने? देश के सभी वर्गों ने इस बार जिस तरह से बम्पर मेजॉरिटी दी है मोदी जी से, तो हर वर्ग को ये आशा है कि वो ऐसा बजट लाए ताकि देश के अनुरूप बने। मैं किसानों में काम करने वाला व्यक्ति हूं और किसान के घर में पैदा हूं, तो हम जानते हैं कि किसान के लिए बीकानेर में सिरेमिक हब बने, यहाँ जिप्सम की इतनी ज़्यादा संभावना है वो बने, यहाँ बरानी भूमि इतनी है। तो मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनको कैसे कार्यक्रम करने चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो जीरो एक किया हुआ है LIC के अंदर, कहीं बारिश होती नहीं है, कहीं होती है, लेकिन ये किसानों से पैसे लेते हैं तो इनका कोई भी भुगतान नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में और पूरे देश में जो ये LIC की पॉलिसी है किसानों के लिए बीमा की, उसमें सुधार के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो। किसानों के लिए बहुत सस्ते ऋण होने चाहिए। अभी जो ऋण होते हैं ये कहते हैं 4%, लेकिन वो 24% से ज़्यादा पड़ता है अगर आपको बढ़ाएंगे। तो हमें मोदी जी के बजट से ये उम्मीद है कि किसानों के ट्रैक्टरों की कीमतें कम हो, जो डीजल है उसको GST में लाए ताकि किसान को बीज है, खाद है, उसमें सब्सिडी अधिक मिले। इसकी उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह से उनको वोटिंग हुई है वो इस तरह का बजट लाएंगे, यही हमारे को उम्मीद है। मतलब मान सकते हैं कि अन्नदाताओं के लिए कुछ खास घोषणाएं होनी चाहिए इस बजट के अंदर? बिल्कुल, किसानों के लिए अगर नहीं होगी कि 70% से ऊपर तो आबादी उनकी है, 70% से वोटिंग उनकी है, तो वो तो ज़्यादा उम्मीद करते हैं। उन्होंने इस बार उनको जितना समर्थन किया है तो इनका दायित्व भी बनता है कि ये किसानों के लिए कुछ अच्छा करें। बिल्कुल, किसानों के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ में जिताया है, उससे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उसी पूर्ण बहुमत के साथ साथ ही जो बजट की घोषणाएं होगी वो उसी तरह से होगी। क्या कुछ आप सोचते हैं, क्योंकि आप युवा भी हैं, क्या सोच रखते हैं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इस बजट के अंदर ताकि उसका फ़ायदा हर वर्ग के लोगों को मिल सके? पिछली बार
मोदी सरकार खेलो इंडिया के तहत उन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ किया था, लेकिन उसमें काफ़ी कमियां रह गई थी। और उन्होंने ये जो खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्समैन को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं लॉन्च की, उसकी वजह से एशियाड में और कॉमनवेल्थ में हमारे मेडल्स की संख्या भी बढ़ी थी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार स्पोर्ट्समैनों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा किया जाएगा, जिससे वो प्रेरित होकर के स्पोर्ट्स में। और यहाँ राजस्थान की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में तो स्पोर्ट्समैनों को तो तुरंत नौकरी प्रदान कर दी जाती है, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ स्पोर्ट्समैनों की कोई पूछ ही नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, तो कोई व्यक्ति यहाँ क्यों प्रैक्टिस करेगा। इसलिए मेरा सेंटर से आग्रह रहेगा कि हर स्टेट में स्पोर्ट्समैनों को नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए वो सुरक्षित रहे। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं स्पोर्ट्स में मेहनत कर रहा हूँ तो बाद में मेरे को अगर मैं मेडल लेकर के आता हूँ तो मेरी रोज़गार के सुरक्षित रहेगा, मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, ताकि वो निश्चिंत होकर के खेल सके और देश के लिए मेडल ला सके। मान सकते हैं कि उम्मीद काफ़ी है खिलाड़ियों को इस बजट पर। निश्चित तौर से बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए भी कुछ खास ये बजट होना चाहिए, क्योंकि अगर खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे तो देश का नाम भी रोशन होगा। और ख़ास तौर पे हर क्षेत्र के अंदर जो उम्मीदें लगा के बैठते हैं, या तो घर वाले बैठते हैं और इसके साथ ही जो देशवासी है वो भी लगा के बैठते हैं। महिला हमारे साथ में, उनके वापस चलते हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रखते हो इस बार बजट को लेकर? मैं इस बार नेशनल लेवल की बात करूंगी। मैं चाहती हूं कि बजट में हमारी सरकार रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, अनुसंधान के ऊपर ध्यान दे। हमारा देश जो है वो विकासशील राष्ट्र है और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन यदि वो रिसर्च की तरफ ध्यान देता है तो कुछ नोबेल पुरस्कार जो हैं वो भारत को प्राप्त हो सकते हैं, जिससे भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। और रिसर्च उसे 2 क्षेत्रों में करनी चाहिए, एक तो मेडिकल के क्षेत्र में करनी चाहिए, दूसरी सोलर एनर्जी के ऊपर करनी चाहिए। मेडिकल के क्षेत्र में इसलिए करनी चाहिए कि भारत के आयुर्वेद बहुत अच्छा है और हर व्यक्ति चाहता है, पूरे विश्व का हर इंसान चाहता है कि वो बीमारी ना पड़े, अगर बीमार पड़ जाए तो सर्जरी ना करवानी पड़े। तो ऐसी मतलब रिसर्च की जाए कि जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहे और जो भी दवाइयाँ आएँ वो उनसे सर्जरी ना करवानी पड़े। इस क्षेत्र में काम करना, इस क्षेत्र में कुछ बजट बढ़ाना चाहिए सरकार को। दूसरा ये है कि हम देखते हैं शिक्षा के ऊपर, तो आज शिक्षा केवल जो मध्यम वर्ग है या जो हमारे 40% रह गई है, 50% आरक्षण का निकल जाता है, 10% जो है वो गरीब लोगों के लिए निकल जाता है। 40% में जो मध्यम वर्ग का बच्चा है वो कहीं स्टे नहीं कर पाता है। बिल्कुल, यहाँ पर स्टे नहीं कर पाता है, इसलिए उम्मीदें खासतौर पे बहुत ज़्यादा है। आप बताइए, आप क्या सोच रखते हैं? महिलाओं ने अलग अलग बातें रखी है, आप क्या कुछ अलग से बात रखेंगे या कुछ वैसा ही इनकी बात पे सहमत रहेंगे कि वो बजट में आनी चाहिए, घोषणा होनी चाहिए? नहीं, मैम ने बताया अभी वो तो बहुत अच्छा है। ठीक, किचन को थोड़ा सा महंगाई कम होनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट कम होनी चाहिए, एजुकेशन में रिसर्च को मोटिव देना चाहिए, बट बेसिकली एजुकेशन पे भी कुछ परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इनकम है नेशनल इनकम का बहुत मिनिमम सा परसेंटेज जो है एजुकेशन सिस्टम पे स्पेंड किया जाता है, तो वो परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो आज के बच्चे हैं, अगर एजुकेशन ही हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उस चीज़ को इम्प्रूव करनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा मोटिव देना चाहिए, है ना, तो बच्चों को स्किल ज़्यादा सिखाई जानी चाहिए। उसके ऊपर मेरा विचार है कि जो नया बजट आए तो एजुकेशन पे परसेंटेज बढ़ाना चाहिए और एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो पॉलिसी है उसे इम्प्रूव करना चाहिए और इसके साथ ही जो बजट है घर का उसको भी संभालते हुए ध्यान रखना चाहिए कि कहीं महंगाई तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो रसोई घर से ही बढ़ती है, क्योंकि रसोई घर से अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, आपके लिए इस बजट में आप क्या सोच लगा के बैठे हैं कि ये उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए, और क्या उम्मीद आपने लगा कर रखी है? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट का पिछली बार मोदी 1 में जो हुआ था वो पूर्ण रूप से मैं नहीं मानता हूँ कि धरातल पे वो आया है। तो इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट यूथ के लिए जो है इसको पूर्णतः धरातल पे आए और इसका इफ़ेक्ट दिखे, क्योंकि एजुकेशन पे तो सर काफ़ी सालों से काम हुआ है, लेकिन जब तक स्किल डेवलप नहीं होगा यूथ का तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि इस पर गवर्नमेंट कुछ अलग तरीके से सोचेगी और इससे हमारा उम्मीद लगा रखिए कि इस बार बजट कुछ खास होगा आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है सर। बिल्कुल उम्मीद यहाँ पर है कि बजट कुछ खास होगा, और कितना खास होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीदें यहाँ पर बरकरार है। वो उम्मीदें जिसके लिए जनता ने जो नेता है वो चुना, केंद्र सरकार चुनी, और उसके बाद में अब उनकी जो सोच है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बजट है वो उनके बजट के बराबर आए। आप क्या सोच रखते हैं इस बजट में? महंगाई बहुत ज़्यादा पीक पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमेशा क्या है कि जनता को ठगा जाता है। इस किसानों के लिए नहरें, नहरों में पानी फुल चलना चाहिए,
एरिया ओपन होना चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड काम होना चाहिए। एग्रीकल्चर बेस्ड काम नहीं होने से महंगाई कम नहीं हो रही। महंगाई जो है खाद्य पदार्थ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई की वजह से क्या है कि काम धंधे बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई है, लोगों के पास में काम नहीं है। तो ये भी बजट में इसका भी प्रावधान करके लोगों को, ग्रेजुएट आदमियों को, पढ़े लिखे आदमियों को नौकरियां नहीं है, नौकरियां जहां भी पोस्ट वैकेंट है उन पोस्टों पे भर्ती निकलनी चाहिए। और भर्ती में आए दिन जब कोर्ट केस हो जाते हैं तो इन कोर्ट केस पे लगाम लगनी चाहिए। मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज एग्ज़ाम हुआ नहीं, कल दूसरे दिन कोर्ट केस हो जाते हैं, तो इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। बिल्कुल निर्णय होना चाहिए। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मुख्य मुद्दा रखते हो कि इस बार जो बजट में ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि उसका फ़ायदा मिल सके, और उम्मीद आपको क्या है? मोदी सरकार को भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ दिया है, तो मेरी मोदी सरकार से निवेदन यही है, सारे युवाओं की अपील यही है कि 70 सालों से जो कांग्रेस के राज में ढकोसला चल रहा था कि रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा, वो अब बंद किया जाए और पूर्णतः ज़मीन पर, धरातल पर काम किया जाए। हर युवा को काम मिले, हर युवा को रोजगार मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, जैसे बता रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आज अमेरिका के अंदर, अमेरिका के राष्ट्रपति का अगर इलाज करवाते हैं तो वहाँ 16 टीम में से 11 भारतीय होते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं भारत के अंदर लागू होनी चाहिए। यहाँ का युवा बाहर जाकर के शिक्षित होकर के बाहर दूसरे देशों को मतलब मोटिवेशन दे रहा है, तो अपने भारत में ये क्यों नहीं हो रहा? तो मेरी विशेष मोदी सरकार से यही है कि रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा दूर करके हर वास्तविकता में काम किया जाए, धरातल पर काम किया जाए। इसी बिल्कुल धरातल को लेकर काम होना चाहिए और उसी को लेकर ये बजट पेश होना चाहिए। यही उम्मीद बीकानेर की जनता ने यहाँ पर लगा रखी है। लोग हमारे साथ में, कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप क्या मुख्य उम्मीद लगा के बैठे हैं बजट में कि ये कुछ खास व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके? उसमें तो बजट में यही है, सब गाँवों में ग्रामीणों, किसानों के, और जैसे कोई गरीब पिछड़ा परिवार हो उनको अगर सरकार बढ़िया से कोई तरीके से वालों को एडजस्ट करती है तो बधाई खुशी है इसमें। बिल्कुल उम्मीदें काफ़ी हैं, इसलिए उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जो बजट जब पेश होगा, जब आप क्या कुछ सोचते हैं? आप बात कर रहे थे किसानों को लेकर, क्या कुछ लगता है कि ये मुख्य जो बातें होनी चाहिए जो इस बजट में होनी चाहिए जिसका सीधा फ़ायदा मिल सके, या पानी की जो समस्या होती है या किसी और क्षेत्र को लेकर? किसानों को राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की और बेरोज़गारी की है। ग्रामीण नौजवानों को शिक्षा मिलने के बाद में शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है, शहरों में काफ़ी बाहर आता है। तो ग्रामीण उद्योग जितने तक नहीं बन पाएंगे, जैसे पिछले चौधरी चरण सिंह के ज़माने में या हुआ था, तो ये बेरोज़गारी दूर नहीं होगी। बीकानेर का जो मुख्य है इंदिरा गांधी नहर से ताल्लुकात है, तो यहाँ की नहर में पंजाब सरकार से पानी आता है, डैम से पानी आता है, लेकिन वहाँ इतनी अनियमितता होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में इतना होता है कि गंगानगर से लेके जैसलमेर तक के किसान को पूरा पानी नहीं मिलता है। और यह व्यवस्था ऐसी है कि अधिकतर पानी तो पाकिस्तान को चला जाता है जो हमारे को मिलना चाहिए। तो हमारी ये निवेदन है कि वो इस तरह की व्यवस्था करे डिस्ट्रीब्यूशन पानी की, जो पंजाब के डैम में इकट्ठा होता है वो जैसलमेर तक और राजस्थान के और कई ज़िलों में पीने के लिए पानी होता है। और ये सिर्फ बारिश पर हमारा जो खेती है निर्भर है। पशुपालकों को केसीसी की तरह इतना लोन दिया जाना चाहिए कम ब्याज पर, ताकि वो पशुपालन कर सके, नौजवान ऐसे रोजगार उत्पन्न कर सके, ताकि उनकी बेरोजगारी हो सके और ग्रामीणों का विकास हो सके। हमारी ग्रामीणों का विकास होना चाहिए और उसी को लेकर जो बजट है उसको उम्मीद यहाँ पर लगा कि आप क्या सोच रखते हैं इस बार बजट में, क्या कुछ होना चाहिए खास? मेरे बजट में उम्मीद रेल मंत्रालय से है कि बीकानेर से हरिद्वार सीधी ट्रेन है नहीं, साप्ताहिक है, उसे प्रतिदिन होना चाहिए कि बाड़मेर से हरिद्वार प्रतिदिन है। बीकानेर की माताएं और बहनें यहाँ हरिद्वार तीर्थ करने के लिए जाती है, उन्हें ट्रेन के अंदर सीट नहीं मिलने से परेशानी होती है। तो बीकानेर से हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी हैं, हमें उनसे उम्मीद है, और केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री जी से भी उम्मीद है कि वो बीकानेर से हरिद्वार प्रतिदिन ट्रेन चालू कराएंगे। और बीकानेर से जयपुर सीधी ट्रेन होनी चाहिए, जो नागौर घूमकर बाईपास जाती है वो ना जाकर बीकानेर से सीधी जयपुर ट्रेन होनी चाहिए। दो विशेष रूप से ट्रेनों की रेल मंत्रालय से हमारी मांग रहेगी। बिल्कुल ट्रेनों को लेकर मुख्य मांग इनकी है कि ट्रेन यहाँ पर सीधी होनी चाहिए ताकि जो आवागमन है वो सुगम हो सके और महिलाओं को किस तरह की जो समस्या है वो नहीं हो सके। आप क्या मुख्य मांग करते हैं कि इस बार बजट में ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उसका फ़ायदा जनता को मिल सके, और आप क्या सोच रखते हैं बजट को लेकर? मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और पिछले काफ़ी लंबे समय से सरकारी हलकों में टैक्स रिबेट को बढ़ाने की मांग को लेकर हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं कि इस बार बजट में ये जो स्लैब अगर बढ़ाया जाए तो इससे सरकारी कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, जैसा कि हमारे साथी ने बताया, बेरोज़गारी थोड़ा सा अभी काफ़ी ज़ोर पकड़ रही है, तो हमें उम्मीद है कि बजट में नई नौकरियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान किया जाए ताकि हमारा युवा कुंठित होने से बच सके। बिल्कुल नई नौकरियों का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर नई नौकरियां यहाँ पर निकलेगी तो मांग सकते हैं कि जो बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं युवा, वो बेरोजगारी से अलग हो सकेंगे, उन्हें रोजगार यहाँ पर मिल सकेगा। आप बताइए, आप क्या सोच रखते हैं इस बार बजट को लेकर कि ये खास उम्मीदें होनी चाहिए?
देखो, बजट के बारे में तो सबको सुविधा चाहिए। तो मैं जो बात कहता हूँ ना, अब्दुल कलाम कही भी है, अपने क्या लोगों से कि सरकार हमारे को ये देवे, ये देवे, ये देवे। जब तक जनता का जागृत खुद आदमी तैयार नहीं होगा ना, जब तक देश का सुधार नहीं होना। बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग राय हैं लोगों की, और खासतौर पे कुछ लोग हमारे साथ में और नए जुड़े हैं। सर, आप बताइए, आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बार बजट को कि ये कुछ खास होना चाहिए इस बार, जो ताकि बीकानेर की जनता को फ़ायदा हो सके और लोग वहाँ तक सुगम कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रेलवे बजट और गवर्नमेंट बजट, ये आर्थिक बजट दोनों साथ आएंगे। तो यहाँ के लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि मथुरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, उस ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जीडीपी में सुधार होना चाहिए। मेरा तो एज अर्थशास्त्रिक रूप में ये विवेचन है, जीडीपी में सुधार होना चाहिए। ट्रेनों के लिए भी कुछ खास व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्था होगी तभी जो है जनता और ज़्यादा उत्साहित होगी, वो व्यवस्था जरूरी मांग कर रही है। बिल्कुल, अगर ट्रेनों की खास व्यवस्था होगी तो यहाँ पर मान सकते हैं कि जो उसका फ़ायदा है वो जनता तक पहुँच पाएगा। आप क्या सोच रखते हैं? आपने जैसे पहले बात करी थी खेलों को लेकर भी आपने बताया था, और क्या कुछ खास होना चाहिए इस बजट में? देखिए, अभी पिछले समय पुलवामा में हमारे बहादुर सैनिकों पे हमला हुआ था। सभी चीज़ें गौण हैं, अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो राष्ट्र सुरक्षित रहना ज़रूरी है, इसलिए ये अत्यावश्यक है। जैसे अभी रशिया से S-400 हम एंटी मिसाइल रोधी तकनीक खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें भी अमेरिका ने, अभी जो विदेश मंत्री आए हुए थे उन्होंने बात की, तो उन्होंने ये अड़ंगा लगाने का प्रयास किया। जो देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो चीज़ें जल्द से जल्द आनी चाहिए, क्योंकि डोकलाम में हम देख चुके हैं, इधर चीन और इधर पाकिस्तान दोनों से हमें खतरा है। इसलिए ये अत्यावश्यक है कि सेना को आधुनिक किया जाए, चाहे वो विदेशों से हमें आयात करना पड़े, और साथ ही साथ यहाँ के शोध संस्थाओं को भी, DRDO है और इन्हें भी शोध के लिए पर्याप्त बजट मिलना चाहिए, ताकि ये जल्द से जल्द राष्ट्र को सुरक्षित और मजबूत बना सके। बिल्कुल, राष्ट्र को मजबूत बनाना है, इसलिए सेना को लेकर भी मुख्य बात उन्होंने यहाँ पर करी है। आप क्या कुछ खास उम्मीद लगा के बैठे हैं इस बजट को लेकर कि ये कुछ आना चाहिए बजट को लेकर, ताकि आपकी जो सुविधा है वो पूरी हो सके? सरकार को तमाम युवाओं की तरफ जो अपने सबसे बड़ा जो महंगाई, बेरोज़गारी का जो 45 वर्षों का जो आंकड़ा इस समय देश के अंदर छुआ है, तो युवाओं को रोज़गार और गरीबों की जो मूलभूत सुविधा उन पे सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। सिवाय आश्वासन और नई भूमिका बनाने की बजाय कुछ धरातल पे भी होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लेके आना चाहिए। मान सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि जो घोषणा है वो पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए। बिल्कुल, धरातल पे भी उनका असर दिखना चाहिए, ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। और पिछली सरकार के अंदर भी काफ़ी काम हुए हैं और इस बार भी कर रहे हैं अच्छी सरकार है, पर इसका जो पेट्रोल डीजल जो ये मूलभूत सुविधा है, ये GST के दायरे में आनी चाहिए। गैस है, इन सब चीज़ों को GST के दायरे में एक निमित्त, ताकि गरीब इंसान अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। बिल्कुल, गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर सके और पूरी तरीके से। आप बताइए, मैं वापस आपके पास मैं आ रहा हूँ, महंगाई को किस तरह देखते हैं? क्योंकि महंगाई, रसोई को आप संभालते हैं, क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कुछ कमियाँ होनी चाहिए, काफ़ी कमी होनी चाहिए ताकि उसका फ़ायदा मिल सके? इन्फ्लेशन, महंगाई से तो ये है कि जो किचन के बेसिक हमारी नीड्स की चीज़ें हैं उन पे जो है वो कम रेट की होनी चाहिए। दिन ब दिन देखते हैं कि जो बेसिक चीज़ें ही हैं वही महंगी हो जा रही हैं, है ना। बच्चों को अच्छी तरह से हम पोषण नहीं दे पा रहे, जिससे बजट जो है वो हमारा गड़बड़ हो जाता है ना। बजट ही गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो है हमारी सिस्टम सही ढंग से हम घर को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तो एक मिनिमम जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो एटलीस्ट वो सस्ती होनी चाहिए। मतलब बजट घर का नहीं बिगड़ना चाहिए, इस बजट के अंदर ये मुख्य तौर पे ध्यान रखना होगा। आप क्या सोच रखते हैं? मैं शिक्षाविद होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि हमारी जितनी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, उसमें बहुत कम बच्चे सरकारी सीटें ले पाते हैं। उसके बाद जब उन्हें पढ़ना होता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं, और दोनों की फ़ीस में बहुत अंतर है। यदि हम मेडिकल की बात करते हैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए सरकारी कॉलेज में 44,000 रुपये पर साल है, जबकि यदि प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ 80 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख 5 साल के लगते हैं। 1 साल के 15 लाख से लेके 22 लाख लगते हैं। वो बच्चा जब वो पढ़ना चाहता है तो वो एजुकेशनल लोन लेता है, और एजुकेशनल लोन जो है हमारे यहाँ 10% से लेके 13.5% है, जबकि हाउस लोन 8.5% पे मिलता है। एजुकेशन को लेकर इस बार खास लोन जो है वो बहुत मिनिमम ब्याज पे मिलना चाहिए, और गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल एजुकेशन लोन के ब्याज दर फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन लोन है वो कम ब्याज पे मिलना चाहिए, ये इन्होंने अपनी बात रखी है, ये उम्मीद इन्होंने लगा रखी है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या, पहले भी आपसे बात हुई थी, आपने अपनी बात रखी थी, अब और क्या उम्मीद आप लगा के बैठे? देखिए, इलेक्शन से पहले एक लेखानुदान नाम से प्री बजट एक दिया गया था। उस प्री बजट तो हम नहीं कहेंगे, लेखानुदान था। उसमें 3 घोषणाएं प्रमुख थी।
एक थी मुफ्त बालिका शिक्षा, दूसरी थी इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत, और तीसरी थी 1 किलो गेहूँ, 1 किलो रुपए पे गेहूँ। ये कुछ भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगर इन बातों को उठा करके इस बजट में एज इट इज़ रख भी दिया जाए तो भी बहुत सारे समीकरण सुधर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, दिल्ली में मेट्रो रेल में महिलाओं का सफ़र फ्री कर दिया गया। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे महिला मजबूत नहीं होती है। महिला मजबूत तब होगी जब उसको रोज़गार शुरू करने के लिए कोई सब्सिडी दी जाए, और सब्सिडाइज्ड बजट की बजाय रैशनलाइज्ड बजट का जब तक कॉन्सेप्ट हम नहीं लेकर के आएंगे तब तक ये बजट सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सब्सिडाइज्ड का अर्थ है कि आपने एक बार कोई चीज़ माफ़ कर दी और बच्चों को दे दी, टीचर्स को दे दी, महिलाओं को दे दी, लेकिन पूरे जीवन का आधार बनाने के लिए उन्हें आप सब्सिडी की बजाय रैशनल बजट क्रिएट करें, ऐसा पैसा दीजिए, ऐसा एक इंस्टेंट बनाइए, ऐसा एक मार्जिन उनके लिए रखिए कि जिसमें वो अपने आप को खड़ा करें, और जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आ जाते तब तक उस बिजनेस को सरकार अपनी कस्टडी में संभाले। तब महिलाएं अपने आप में रिलायंट बनेंगी, सेल्फ रिलायंट बनेंगी। मतलब महिलाओं के लिए कुछ खास होना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं के लिए कुछ बताइए। महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि वो जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी वो अपने फैसले नहीं ले सकेगी, और जब तक महिला अपना फैसला खुद नहीं ले सकती वो मजबूत और सशक्त नहीं कहलाई जा सकती। बिल्कुल, महिलाओं के लिए कुछ खास व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए बजट में। उम्मीदें काफ़ी हैं। बीकानेर के जो लोग हैं वो पूरे इस बजट के ऊपर निर्भर हैं। उन सभी बातों को उन्होंने अपनी जो उम्मीद है वो यहाँ पर रखी है, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जब इस बार बजट यहाँ पर पेश होगा तो जो पिटारा है वो इनके लिए खुलेगा। फिलहाल बजट चौपाल में इतना ही। धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, बीकानेर।